गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर साइंस का पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आज हम लोग साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अगर पहली बार ये चैप्टर को पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा चैप्टर हम डिटेल में देखने वाले हैं, आराम से समझने वाले हैं। और अगर पहले तुमने कहीं पढ़ रखा है स्कूल में या कहीं भी और भी जगह पढ़ रखा है तो तुम इसको एज ए रिवीजन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, एज ए रिवीजन इसको देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आराम से। तो जो हमारा यहाँ पे मैंने कुछ जो चीजें लगाई हुई है, जैसे नींबू है, कच्चे आम। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनका स्वाद कैसा होता है, कि अगर नींबू खाते हैं या फिर आम खाते हैं उसका टेस्ट किस तरह का होता है, तो क्या आंसर रहेगा तुम्हारा कि जो नींबू का है स्वाद है किस तरह का है? खट्टा स्वाद होता है इसका। किस तरह का? कच्चा आम का भी स्वाद क्या होगा? ये भी खट्टा लगता है खाने में। दही भी खट्टा है। साबुन अगर गलती से नहाते वक्त कभी कभी मुंह में चला जाता है साबुन, तो उसका स्वाद हमें किस तरह का पता चलता है? वो कड़वा। साबुन खाते तो हम है नहीं, बट कभी कभी गलती से चला गया तो पता चलता है कड़वा। तो अगर इसका स्वाद खट्टा है, इसका कड़वा है, तो ऐसा क्यों है? क्या कारण है? वही हम लोग समझने वाले हैं कि कोई चीज अगर खट्टा है, कड़वा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है, क्या संभावना है उसकी। तो अगर ये खट्टा है तो उसका कारण क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ अम्लीय गुण है, एसिडिक नेचर है। और ये पूरा चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और इन दोनों को मिला के एक सॉल्ट बनता है, वो क्या होता है। तो पूरा चैप्टर हमारा इसी पर है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। कड़वा जो है उसमें कुछ बेस का गुण होता है, क्षार का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो सिर्फ स्वाद से पता चल लगा पा रहे हैं कि जो जिसमें खट्टा हो रहा है उसमें संभावना किसकी ज्यादा है, उसके एसिडिक होने की, और जो कड़वा है उसके बेस होने की। या इसके अलावा भी देखो कि अगर कभी उल्टा पुल्टा जो उठपटांग सा जो मतलब जंक फूड अगर वगैरह हम लोग खा लेते हैं तो हमारे पेट में गैस बन जाता है। गैस बनता है या एसिडिटी हो जाती है ना। एसिडिटी एक्चुअली में है क्या ये? जब एसिडिटी हो रही है तो क्या हो रहा है हमारे साथ? हम सबको पता है कि हमारे पेट में एक अम्ल पाया जाता है, उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है हमारे पेट में। तो जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी इसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है, इसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है तो पेट में क्या हुआ? एसिड की मात्रा अधिक हो गई। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हम लोग इनो का यूज करते हैं पहले। इनो, इनो क्या है? ये बेस से बना होता है इनो। या फिर डॉक्टर के पास जाओ तो तुमको एंटा एसिड देता है वो, एंटा एसिड। तो एंटा एसिड क्या करता है? वो पेट में जो एसिड की ज्यादा मात्रा हो गई है उसको क्या करता है, जाके वो न्यूट्रलाइज करता है, तो हमारा जो सिस्टम है वो सही से काम करना स्टार्ट कर देता है। या फिर इसमें और भी हम एक चीज का यूज करते हैं जो हम लोग ऐसे भी आगे पढ़ने वाले हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो पेट में एसिडिटी वगैरह हो गया है तो वहां अगर एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चूंकि ये बहुत हमारे रियल लाइफ का यूज है कि जो हम एसिड, बेस, सॉल्ट ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें बेहतर आइडिया होता है वो चैप्टर को समझने के बाद, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग एसिड पे। एसिड क्या होता है? तो एसिड जो है एक मतलब पदार्थ हुआ, उस तरह का पदार्थ हुआ जिसमें कुछ स्पेसिफिक उसका गुण है, कुछ उसका आ, मतलब कुछ गुण है पदार्थ के अंदर जिसके होने के बाद हम कह सकते हैं कि वो एसिड होगा। एसिड पहले जो ये वर्ड है अम्ल, ये वर्ड लैटिन भाषा का एक शब्द है।
का शब्द है एसियर। एसियर है ना, लैटिन भाषा का एक शब्द है एसियर। इसी से एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है। एसियर शब्द से एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसका जो मतलब होता है, एसियर वर्ड का मतलब हो गया खट्टा। जो लैटिन भाषा का वर्ड है एसियर, उससे एसिड की उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है क्या, खट्टा। तो जब अगर हमको एसिड को डिफाइन करना हो कि एसिड एक्चुअली में हुआ क्या, बाकी वो एक साइंटिफिक डेफिनेशन तो उसका अलग है, लेकिन अगर सीधा सीधा अगर उसका मतलब हम बताना चाहें एकदम सामान्य भाषा में, ताकि किसी को भी समझ में आ सके, तो एसिड क्या है, वो ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कुछ गुण कुछ जो स्पेसिफिक गुण है वो पाए जाते हैं। और सबसे पहला गुण क्या है, उनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। उसके अलावा जो इसका और भी प्रॉपर्टी है, गुण है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे इसका लिटमस टेस्ट होता है, उसमें एसिड क्या परफॉर्म करता है, या फिर जो उसका गुण है, मतलब किस तरह से वो वाटर सॉल्युबल है, या इस तरह की चीजें हैं, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं एसिड के मुख्य गुण के बारे में बात करूं, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अगर पूछा जाए कि एसिड का परिभाषा क्या है या उसका गुण क्या है, वो बता, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, पहला क्या था कि इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो पहला हो गया, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा अगर कहें, तो दूसरा गुण इसका क्या है कि एसिड जो है एक लिटमस पत्र होता है, मतलब कोई भी एसिड को पहचानने का तरीका होता है। तो एसिड उसके साथ एक स्पेसिफिक कलर देता है, तो उसके आधार पर भी हम लोग एसिड को पहचान सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल। और अगर कोई पूछा जाए एसिड का, तो जनरली एसिड जो होता है वो जल में घुलनशील होते हैं। तो ये जो कुछ एसिड का जो मेन गुण है, साथ में वो भी है कि वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो जब हम लोग उदासीन वाला मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे, तो उसमें देखेंगे। और इसके अलावा इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी जब स्टार्ट करेंगे कि वो अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, या फिर जो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है उसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो इन सब चीजों को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया कि एसिड क्या होता है, तो एसिड खट्टा पदार्थ है जिनके अंदर कुछ जो स्पेसिफिक गुण आता है कि पहले ये स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, और जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा
वो भी लिख ही लेते हैं, जो बाद में पढ़ेंगे उसको डिटेल में, लेकिन अभी के लिए उसको लिख ही लेते हैं इसमें कि अम्ल। अब इनमें से कोई लाइन उठा के हम लोग चाहे तो एक मतलब डेफिनेशन बना सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, तथा अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी जब मेटल के साथ इसका रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, तो ये अम्ल के बारे में हो गया। अब इसके अलावा भी अम्ल से रिलेटेड और भी चीज होता है, जो मतलब एक और आता है, बट वो अभी 10th क्लास में नहीं पढ़ना होता है, वो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं हम लोग। आर्हेनियस बेस लुइस आर्हेनियस एसिड, लुइस एसिड, उसमें जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से रिलेटेड होता है तो उन चीज़ों को हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि वो हायर क्लास का चीज़ है। और अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अपना जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है क्लास 10th का, उस पर फोकस रहना है। ठीक है, तो उसके लिए इतना काफ़ी है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, और धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक, इसको लिख लो। आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ जो नेचुरली एसिड पाए जाते हैं उसका मैंने लिस्ट दे रखा है। जो नेचर में मिलते हैं हमें, नेचुरल, पहला सिरका, ये अचार होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इससे पहले जो नींबू और संतरा देखे पूछे थे मैंने कि उसका स्वाद खट्टा क्यों होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। सिरका में इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं कि सिरका जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर नींबू या संतरा है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड। ठीक है, दही, दही में कौन सा अम्ल हुआ? लैक्टिक अम्ल। दही में, तो ये कुछ अम्ल हैं जो नेचर में हमें मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। नींबू में भी साइट्रिक अम्ल हो गया। चींटी, चींटी का जो डंक होता है उसमें पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। उसके कारण से हमको क्या होता है? जलन होता है। जब मतलब चींटी या बिच्छू का डंक लगता है तो जलन होने का कारण क्या है? तो उसमें एक अम्ल पाया जाता है, उसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। बिच्छू के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल। तो ये कुछ जो नेचुरली पाए जाने वाले कुछ क्या बोलते हैं, बहुत कॉमन एसिड है, उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, तो ये लिस्ट देख लेना है हम लोग को। सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी का डंक है मेथेनोइक अम्ल, और बिच्छू के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये जो अम्ल पढ़ते हैं इसका रियल लाइफ में कुछ यूज, जो कुछ पॉपुलर एसिड हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सेट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या फिर फॉर्मिक या फिर मेथेनोजोइक अम्ल। ठीक है, तो इन सब अम्ल का रियल लाइफ में क्या उपयोग करते हैं हम लोग?
तो अम्ल के जैसे यहाँ पे अगर करोगे, उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। अम्ल का अगर पूछा जाए कि उदाहरण क्या होगा, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल। और भी बहुत सारा है, वो आगे लिस्ट है ही, उससे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब इनका जो यूज है वो देख लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे पहले कहाँ होता है? हमारे पेट में पाया जाता है। पेट में उसका यूज क्या होता है? तो भोजन के पाचन में मदद करता है। ठीक है। साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो यूज है वो मेटल क्लीनिंग में भी, धातु की सफाई में भी होता है। ठीक है। उसमें एक और अम्ल मिला के एक सॉल्यूशन बनता है जो कि इतना पावरफुल होता है, उसको अम्लराज कहा जाता है। ठीक। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, और उसको सॉल्यूशन जो बनता है एक्वा रेजिया बोलते हैं उसको, इतना पावरफुल होता है कि कोई भी हार्ड से हार्ड मेटल को भी अपने अंदर पिघला सकता है, यानी सोना वगैरह को भी गला देता है पूरा अपने अंदर। ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी ये सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कहाँ होता है? तो जो घर में बैटरी इन्वर्टर वगैरह होता है, इन्वर्टर बैटरी, उसमें, या फिर फर्टिलाइजर बनाने में, या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का काफी इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग ये विस्फोटक बनाने में होता है, उर्वरक बनाने में होता है। एसिडिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, तो इसका जो मेन यूज है वो क्या है? भोजन के संरक्षण में। एसिडिक अम्ल का मेन यूज क्या है? जो फूड पदार्थ है उसके प्रिजर्वेशन में इसका यूज करते हैं, भोजन के संरक्षण में इसका यूज करते हैं। कार्बोनिक अम्ल, जितना भी हम लोग सोडा वाटर या जितना भी कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, सोडा वाटर हो गया, या फिर तुम्हारा जो भी कोल्ड ड्रिंक है जिसमें कि गैस भरी हुई है, CO2 गैस भरी हुई है, उस सारा में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। सिट्रिक अम्ल, इसका भी खाद्य पदार्थों, मतलब अगर उसमें हमको खट्टा स्वाद चाहिए या फिर उसका प्रिजर्वेशन कर रहा है तो उसमें साथ में ये नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल हमें कहाँ मिलता है? तो दही वगैरह में। ठीक है। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का उपयोग, फॉर्मिक अम्ल पाया कहाँ जाता था? हमने क्या पढ़ा था वहां पे? चींटी के डंक में। और इसका जो इस्तेमाल होता है, नेचुरली चींटी के डंक में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल चमड़ा उद्योग हो गया, रबर उद्योग हो गया, ये सब में होता है। ठीक है। तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, लिख देता हूँ इसका। इसका जो इस्तेमाल है, चमड़ा उद्योग या फिर रबर उद्योग, इन सब में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल होते क्या है, अम्ल का कौन कौन सा गुण है वो पढ़ा है। साथ में जो कुछ नेचुरली प्राकृतिक रूप से कुछ अम्ल जो पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा, और साथ में जो कि अम्ल है उनका हम रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ उसका यूज करते हैं। ठीक। आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्षार के बारे में, बेस के बारे में। तो बेस क्या होता है? तो जैसे कि अम्ल में क्या था, अम्ल वैसे पदार्थ हो रहे थे जिनमें खट्टा स्वाद था, तो बेस भी क्या है? उसी तरह के पदार्थ है जिनमें कड़वा स्वाद होता है, जिनमें खट्टा नहीं होगा। यहाँ पे किस तरह का स्वाद होगा? कड़वा। कुछ जो पॉपुलर बेस है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इस तरह के कुछ जो पॉपुलर बेस हैं। और बाकी इसमें भी वो सारा गुण है कि जो लिटमस टेस्ट के साथ था, तो जैसे अम्ल क्या कर रहा था, वो नीला लिटमस को लाल कर रहा था, तो क्षार क्या करता है? ये लाल लिटमस पत्र को, अभी लिटमस पत्र होता क्या वो भी हम लोग देखेंगे। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला। लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देता है। ठीक है।
इसके अलावा ये भी जल में घुलनशील होते हैं, और ये जब जल में घुलनशील होते हैं तो ये विद्युत के प्रबल सुचालक बन जाते हैं, विद्युत के सुचालक। तो ये सारा मतलब अगर कोई पदार्थ में इस तरह का गुण है तो वो एक क्षार कहलाएगा। बाकी इसमें भी है वो आर्हेनियस बेस और लुइस बेस, तो वो सारा तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, इसका क्षार के मुख्य गुण, तो इसके बारे में दो चार लाइन लिख लेते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला गुण क्या है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा अगर गुण पूछे क्षार के बारे में, तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला, यानी कि अगर लाल लिटमस पत्र पे कोई क्षार डाला जाए या बेस डाला जाए तो उसका रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तीसरा, ये होते हैं तथा विद्युत के प्रबल सुचालक होते हैं। प्रबल सुचालक का मतलब क्या हुआ कि अपने थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करने देते हैं, ठीक है। चौथा इसका गुण देखा जाए तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, लवण को कहते हैं हम लोग सॉल्ट में, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये क्षार के जो कुछ मुख्य गुण है वो मैंने बताया है। और कुछ जो है लवण के साथ अभिक्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन सारे नहीं करते हैं। मतलब कुछ धातु के साथ अभिक्रिया करके करते हैं, तो इसलिए मैंने उससे लिखा नहीं। एक दो है बस, वो जिंक या एल्यूमिनियम इस तरह के जो एक दो बेस हैं वो इस तरह का रिएक्शन करते हैं, बाकी सारे नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गुण, इसको आप लिख सकते हैं।
इसी में जब वो आर्हेनियस वाला आता है, जिससे कि जैसे ये तो एक आम आदमी को समझने लायक है कि क्षार क्या होता है, या फिर बहुत जो बेसिक क्लास में बच्चे होते हैं उसके लिए है। बाकी हायर क्लास में जो आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस वाला बताया था, क्या वहां पे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन को जो त्याग करते हैं और जो ग्रहण करते हैं, उस बेस पे अम्ल, और त्याग और ग्रहण करने के बेस पे अम्ल और क्षार को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, कि जो त्याग करते हैं वो क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे, और जो ग्रहण करते हैं वो क्षार हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको, इस पॉइंट को सिर्फ वो मतलब पूरा डिटेल में मैं नहीं लिखूंगा, बट अगर इसको चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि अम्ल जो होता है वो क्या करता है कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हैं। ये किसके हिसाब से हो गया, तो आर्हेनियस, इसको आर्हेनियस अम्ल भी कहा जाता है। आर्हेनियस के हिसाब से जो अम्ल की परिभाषा है वो है कि जलीय आयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन को मुक्त करते हैं। बट हम लोग मतलब उस तरह से नहीं देखेंगे इसको, क्योंकि हम लोग को पढ़ना नहीं। इसके अलावा भी है कि जो एक लुईस एसिड होता है, तो लुईस एसिड में क्या होता है कि जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण किया वो हो जाएगा हमारे पास अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर का अ, त्याग किया, यानी इलेक्ट्रॉन का जो पेयर, मतलब इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि फिर वो सारा कुछ समझाना पड़ेगा उसमें। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो ग्रहण किया वो हो गया हमारे पास लुईस एसिड हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो हो जाता है लुईस बेस। ठीक है, बट वो हम लोग को पढ़ना नहीं है। हाँ, इधर वापस। तो उसी तरह से अगर आर्हेनियस बेस का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये या तो हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करेगा, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करता है। ठीक है, बट जो अगर क्लास टेंथ में अगर बोर्ड वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने अगर इतना लिख दिया क्षार के बारे में, क्या होता है कि क्षारीय पदार्थ हैं जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। वे स्वाद में कड़वे होते हैं, वे लाल निर्दोष पथ को नीला करते हैं, जल में घुलनशील तथा विद्युत के प्रबल सुचालक होते हैं, ये अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो ये एकदम सफिशियंट आंसर है क्लास टेंथ के लेवल पे। ठीक है, इसका उदाहरण उदाहरण अगर मैं देखूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह का जितना भी हाइड्रोक्साइड होता है सारा का सारा क्या होता है, क्षार ही होता है। ठीक है, चलो उसके आगे बढ़ते हैं फिर। तो कुछ जो प्रमुख क्षार हैं और उनका क्या उपयोग है वो देख लेते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल हम लोग साबुन बनाने में, कागज बनाने में, या फिर आर्टिफिशियल फाइबर के निर्माण में करते हैं, कृत्रिम रेशों के निर्माण में करते हैं। इसका मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ सबका साथ में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी जो है साबुन निर्माण में होता है, तो बैटरी वगैरह में भी उसका यूज होता है। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो चूना वगैरह, पुताई वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। जो सीओ पढ़ा था हम लोगों ने पहले भी, कि सीओ क्या होता है, ये अनबुझा चूना हुआ, अनबुझा चूना, या क्विक लाइम।
और इसको फिर अगर हम वाटर में ऐड कर देते तो बनता था हमारे पास ये CaOH का हॉल्ट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है जिससे हम लोग पुताई वगैरह करते हैं। ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं। तो ये हो गया हमारे पास कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यही था हमारे पास। अभी हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब एसिडिटी हो जाती है तो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, आगे आओ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, इसका जो भी क्लीनिंग एजेंट है, सफाई वगैरह में जो काम होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी एक बेस हो गया, इसका इस्तेमाल हो गया। सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में इसका यूज होता है। ठीक, या फिर जो बहुत मतलब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर या जो यूज करते हैं खाद वगैरह, हम लोग खाद या कीटनाशक वगैरह, उससे जो मिट्टी होता है उसका नेचर चेंज होकर एसिडिक हो जाता है। और जब मिट्टी एसिडिक हो गया तो उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मतलब जो उत्पादन क्षमता है वो घट जाती है। ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वही हो गया कि जब उसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है तो उसमें एंटा एसिड या इस तरह की चीज़ों में उसका यूज होता है। तो इसका मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट बेस है जिनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा का और क्या क्या उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये यहाँ पे है। ठीक है, चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे इससे। ठीक है, थोड़ा सा और देखता ठीक है, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे था कि हम लोग एसिड और बेस को पहचानने के लिए, जैसे हम लोगों ने एसिड वाले डेफिनेशन में भी, या उसका जो प्रॉपर्टी था उसमें लिखा था कि वो क्या कर रहा था, नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा था। बेस क्या कर रहा था, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा था। तो ये लिटमस पत्र वगैरह है, ये क्या होता है, इसको कहा जाता है, या कोई भी चीज ऐसा जिससे हमको एसिड और बेस के बारे में आइडिया लगता है कि वो क्या है, उसको कहा जाता है इंडिकेटर या फिर सूचक। इंडिकेटर या फिर सूचक कहा जाता है, यानी कि कोई भी ऐसा चीज जिससे हमको आइडिया लगे कि किसी जो सॉल्यूशन है उसमें एसिड है या बेस है, उसका और बहुत तरह का इंडिकेटर होता है। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे हमको ये पता चले कि किसी विलयन में एसिड है या फिर बेस है, तो उसको कहा जाता है, हम लोग जिसकी मदद से हम ये पता करते हैं उसको इंडिकेटर। ठीक है, तो कुछ जो इंडिकेटर हम लोग को पढ़ना है
उसके बारे में यहाँ पे तो मैंने ढेर सारा लिखा है, क्योंकि मैंने जब बुक देखा था तो उसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ था। लिटमस भी मतलब पत्र भी था, उसके अलावा भी बहुत सारा था कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइजेंड्रिया, पेटूनिया, जेरेनियम, से बहुत सारा, लेकिन उतना हम लोग को नहीं देखना होता है। मेन मैंने बना तो दिया लिस्ट, लेकिन मेन हम लोग को इन जो टॉप 4 है, इसके साथ किस तरह का परफॉर्म करता है, किस तरह का साइन देता है, किस तरह का रंग देता है, उसको ध्यान रखना है। तो नीला लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र, मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सटिलीन। ठीक है। तो जो लिटमस पत्र है ये फिर लिटमस पत्र जो है ये नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक तौर पे पाया जाता है। उससे हम लोग मतलब प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक टाइप का सूचक हो गया, प्राकृतिक सूचक। मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोक्सिलीन है, ये है कृत्रिम सूचक, यानी कि आर्टिफिशियल बनाया हुआ है ये। मतलब कि मतलब केमिकल है जिससे हम लोग ये पता कर पाते हैं। तो लिटमस जो सबसे पहले होता है कि लिटमस एक पौधा होता है, वो है लाइकेन। लाइकेन। तो लाइकेन के पौधे से ही लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र एक, यानी कि पूछे अगर लिटमस पत्र होता क्या है, तो लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है जो कि हमें एसिड और बेस के बारे में मतलब के पहचान को बताता है, और ये लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। और लाइकेन का जो है वो थैलोफाइटस समूह का पौधा है। थैलोफाइटस समूह क्या होता है, ये बायोलॉजी का पार्ट है, तो अगर वो पढ़ना होगा तो फिर बाद में हम लोग कभी देखेंगे। बट अभी के लिए जो लाइकेन है, वो लाइकेन के पौधे से हम लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं, और उसी में दो तरह का हो गया, नीला और लाल। और नीला लिटमस पत्र पे अगर हम अम्ल डालेंगे तो वो हो जाएगा लाल, और क्षार डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वो नीला का नीला ही रहेगा। क्षार डालेंगे तो नीला का नीला ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से अगर लाल लिटमस पत्र पे हम लोग अम्ल डालेंगे तो लाल का लाल ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। लेकिन उसमें अगर अ, लाल वाले पे बेस डाले, क्षार डाले, तो ये हो जाएगा नीला। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि मतलब कौन लाल नीला कर रहा है, नीला लाल कर रहा है, इस पे पूरा एकदम दिमाग घूम जाता है याद करने में। तो इसको हम लोग एक जो आसान तरीका है जिससे हमेशा ये माइंड में रहे, तो एक वर्ड ध्यान में रखना है, वो है छालन। छालन। इसका कि क्षार जो है वो लाल को नीला कर देगा, यानी क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। यही सबसे मेन है जो लिटमस वाला है, कि कौन किसको लाल कर रहा है, कौन नीला कर रहा है, उसको ध्यान रखना है। तो क्षार जो है क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो इसका अपोजिट अपने आप ध्यान में आ जाएगा कि अम्ल क्या करेगा। अगर क्षार लाल को नीला कर रहा है तो अम्ल क्या करेगा, वो नीला को, अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या करेगा, वो लाल कर देगा, है ना। तो क्षार अगर अ, लाल लिटमस पत्र को नीला किया, तो अम्ल क्या कर देगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो ये जो टॉप 2 है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज भी क्या होता है, एक कृत्रिम मतलब रसायन है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, अम्ल में लाल और क्षार में पीला, अम्ल में लाल और क्षार में पीला। और अगर कोई न्यूट्रल रहा तो उसका ऐसे इसका कलर जो होता है वो नारंगी होता है। बट उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि वो अम्ल को लाल करता है मिथाइल ऑरेंज, और क्षार को पीला। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन क्या कर रहा है, तो फिनोफ्थलीन जब अम्ल डालेंगे तो कलरलेस रहेगा, रंगहीन रहेगा, और अगर क्षार डाला तो गुलाबी हो जाएगा। तो इन चारों को ध्यान रखना है। बाकी लिस्ट मैंने सारा दे दिया है वो, कि हल्दी में कौन कौन सा चेंजेज होता है, पेटूनिया, हाइड्रेंजिया, जेरोनियम, ये भी अलग अलग तरह का है, लेकिन सबको ध्यान रखने जाओगे तो हो सकता है कुछ भी ध्यान न रहे। तो बस जो मेन ये जो ऊपर का चार है उसको ध्यान देना है, और बाकी को, बाकी कैसे भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है।
तो ये हो गया हमारे पास इंडिकेटर। तो पहले अगर पूछे कि इंडिकेटर होता क्या है, तो इंडिकेटर क्या होता है? वो ऐसा पदार्थ होता है कि जो कि क्षार और ये अम्ल, एसिड और बेस का पहचान करने में मदद करता है। और इसमें सबसे मेन हमारे पास कौन सा है इंडिकेटर है? वो है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। और नीला लिटमस पत्र जो है, अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ नीला, और लाल लिटमस पत्र जो है वो मतलब क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये आ गया कि अम्ल और क्षार। क्षार को कभी कभी क्षारक भी कहा जाता है। ये हो गया बेस, ये हो जाएगा हमारे पास एसिड। तो ये धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, जो बुक में नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि अम्ल और क्षार जो है धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो धातु के साथ अभिक्रिया करके जनरली ये क्या करते हैं, तो बताया था मैंने कि अम्ल क्या होता है, वो एक तो बेसिक था। उसके अलावा मैंने बताया था क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन प्लस आयन होता है इसमें, है ना। हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन आयन होता है इसमें। तो जब ये अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। मुक्त करते हैं यानी कि ये जब मतलब अम्ल जो कोई मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, वो मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का विस्थापन करता है, उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और साथ में क्या हुआ यहाँ पे, लवण यानी सॉल्ट का निर्माण होता है। सॉल्ट का निर्माण होता है। बेस भी वही करता है, वो भी मतलब, लेकिन सारा मेटल के साथ बेस रिएक्शन नहीं करता है। जो ये है बेस जो है, ये भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। लेकिन ये मतलब जो सारा मेटल है उसके साथ नहीं करता है, जो कुछ स्पेसिफिक मेटल है, एक दो जिंक एल्यूमिनियम इस टाइप का, उसके साथ ही करता है, सारा के साथ ये नहीं करता है। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अम्ल के साथ धातु के साथ अभिक्रिया। तभी हम लोगों ने देखा कि जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, लवण का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण का निर्माण होता
है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया अम्ल, धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी एक इसका एक उदाहरण देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया किया तो क्या किया, वो लवण का निर्माण के साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। चलो इसको फिर इसको देखते हैं एग्जाम्पल। इसका जो बहुत साधारण सा एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने जब वो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें भी देखा था कि एक अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक धातु हुआ जिंक, है ना। दोनों अभिक्रिया करके बनाता है जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक अम्ल, ये धातु, ये लवण और ये साथ में हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस करना मैंने बताया था, उसी को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। जिंक उधर एक एक, इधर दो कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2Cl और 2 हाइड्रोजन। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया कि 2HCl प्लस ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो अब इसमें एक्चुअली में हुआ क्या, तो यहाँ पे जिंक क्या किया आगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। यही तो हम लोग पढ़े थे उसमें, जो विस्थापन रिएक्शन था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था फर्स्ट चैप्टर में, उसमें क्या पढ़ रहे थे कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो जब अम्ल धातु के साथ क्रिया कर रहा है तो यहाँ पर अम्ल में कौन मौजूद है, अम्ल में कौन मौजूद है, हमारे पास अम्ल में कौन है, हाइड्रोजन ही तो है यहाँ पे, हाइड्रोजन है मौजूद। और जो हमारा मेटल है किसको रिप्लेस कर रहा है, वो जो हमारा धातु है वो हाइड्रोजन को ही विस्थापित कर रहा है, वो ही अब जब हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो वही धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा जो कि उसके क्रियाशीलता में क्या होगा, क्रियाशीलता का जो एक हम लोगों ने पढ़ा था श्रेणी कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, जैसे सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा था, पोटेशियम। तो जो ज्यादा क्रियाशील है वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, तो वही धातु इसको मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा या विस्थापित कर पाएगा जो क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। अब वो टेबल देख लेते हैं हम लोग, याद तो होगा नहीं। तो जैसे ये था कि अ, ये वो टेबल था, है ना। सबसे ज्यादा क्रियाशील क्या कौन सा था, पोटेशियम। और सबसे लास्ट में यहाँ पे था हमारे पास सोना या फिर गोल्ड। तो जो हाइड्रोजन से क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर रहेगा, यानी कि ये सारा मेटल यही रिप्लेस कर पाएगा, इसके नीचे वाला कर पाएगा, यानी कॉपर का भी कर पाएगा, या फिर पारा कर पाएगा, चांदी ये भी नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे क्रियाशीलता श्रेणी में, वही क्या करेगा, वही धातु जो हाइड्रोजन से क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर है, वही धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर पाएगा, लवण निर्माण कर पाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसमें एक समझने वाली बात है।
कि वही धातु कर पाएंगे जो कि हाइड्रोजन से क्या होते हैं, मतलब ऊपर है रिएक्टिविटी वाले ऑर्डर में। और जब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है रिएक्शन में, हाइड्रोजन गैस जब, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, मतलब इन जनरल मैं बता रहा हूँ। इसको आगे मैं ऐड कर देता हूँ। किसी भी में जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि वो पॉप साउंड के साथ जलती है। पॉप साउंड के साथ जलती है, यानी कि पॉप साउंड के साथ जलेगा तो हम लोग वहां पहचान पाएंगे कि उससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकला। तो वही अगर यहाँ पे जब हाइड्रोजन प्लस लवन बन रहा था, मतलब लवन प्लस हाइड्रोजन, तो इसको पहचानने का तरीका क्या था, क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ तो उससे हम लोग पता लगा लेंगे कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। ठीक है, अब इसको भी लिख देता हूँ कि क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर मौजूद धातु ही, या फिर इसमें लिखो कि अधिक क्रियाशील धातु ही ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको देख लेना, नोट कर लो इसको। अब जैसे कौन नहीं करेगा, कॉपर, ये सारा नहीं करेगा। ये इसका लिख लो उदाहरण। अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसिड रहेगा तो हो सकता है कि उसको गला दे, बट जनरली जो डाइल्यूट एसिड होता है उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि तत्व
तत्व तनु अम्ल के साथ कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है। हो गया, तो कर लो पहले। आ गया। अब क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया हम लोग को देखना है कि जो बेस है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो सबसे मेन बात कि सभी क्षार धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि जितना भी मतलब बेस है सब मेटल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और कुछ ही धातु है जिसके साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे कि आ, कुछ ही धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब के साथ करता है। कुछ ही धातु का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा? जिंक उसके साथ करता है, एल्यूमिनियम इनके साथ करता है। और जब अभिक्रिया करता है तो होता क्या, वही क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके भी क्या करता है, लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। यानी क्षार भी अम्ल की तरह धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। अब जैसे कि एक बेस है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बताया दो ही धातु इसका अभिक्रिया करता है, एक हो गया जिंक। अब इसके साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, वो है सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, सोडियम जिंकेट और
साथ में हाइड्रोजन गैस को छूट गया, साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। तो ये उसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्शन किया और बनाया क्या, लवण बनाया। लवण का नाम है सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। ठीक है, उसी तरीके से एल्यूमिनियम के साथ भी करता है रिएक्शन। तो ये हो गया हमारे पास धातु के साथ क्रिया। अब है धातु के कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट, इसके साथ क्रिया कैसे करते हैं। अ, यानी कि अम्ल, थोड़ा छोटा हो गया, दिख नहीं रहा होगा। अम्ल धातु कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। यही जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है कि जो मेटल के कार्बोनेट है और मेटल के बाइकार्बोनेट है, उसके साथ अम्ल सिर्फ पहले है, एसिड जो है उसके साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो मेटल के कार्बोनेट के साथ देखेंगे पहले कि जो धातु कार्बोनेट के साथ जो अम्ल है वो अभिक्रिया करके तीन चीज बनाता है। क्या क्या, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि इसको लिख लेंगे हम सेंटेंस में कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु कार्बोनेट लवण, जल तथा
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। तो जो धातु के कार्बोनेट है या मेटल के कार्बोनेट है उसके साथ अभिक्रिया करके जो अम्ल है तीन चीज का निर्माण करता है, क्या क्या? लवण, जल प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये क्या है? धातु का कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। उसके साथ एक अम्ल ले लिए हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों रिएक्शन करके एक लवण का निर्माण किया, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड, साथ में जल तथा यहाँ बन गया हमारे पास कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब ये जो जैसे वहां पे था कि हाइड्रोजन गैस जब बन रही थी, जब धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा था, तो कैसे उसको पहचान रहे थे हम लोग? वो पॉप ध्वनि के साथ जल रही थी। तो उसी तरीके से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं बनता है तो उसको पहचानने का तरीका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है तो उसका पहचानने का तरीका उसको जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला था सॉल्यूशन, क्या था उसका? चूना का पानी। जब ये चूना के पानी में जाता है तो यानी कि CaOH का हॉल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग चूने का पानी। तो इसके रंग को क्या करता है वो? रंग को दूधिया कर देता है। कौन? कार्बन डाई ऑक्साइड। इससे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, क्योंकि कलर तो कुछ है नहीं, ये रंगहीन गैस है, गैस की क्या होती है पहचान? पहचान होती है। तो जैसे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आता है कि जो अम्ल है धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, क्या मतलब अभिक्रिया करके क्या निर्माण करते हैं, तो सीधा एकदम यही लाइन छाप देना है कि धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तीन चीजों का निर्माण करते हैं। पहला लवण, दूसरा जल, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, बाकी इस तरह से उसका रिएक्शन एक आधा लिख देना, वो सारा हो जाएगा उसमें। बाई कार्बोनेट के साथ भी सेम ही है, यहाँ भी क्या है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट, वो भी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो भी कर लो। सोडियम बाई कार्बोनेट गैस, अम्ल कौन सा हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल अभिक्रिया करके लवण बनाया हमारे पास सोडियम क्लोराइड, और साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इसमें भी लिख लेना कि अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा अ, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा और भी आगे कुछ है जो इसके कैसे अम्ल और क्षार आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, और जब आपस में रिएक्शन करते हैं उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, या फिर वो अम्ल की मतलब जो पीएच स्केल वगैरह एक होता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना पे ही फिनिश करेंगे। ये जो हमारा क्लास का अभी तक का जो भी हम लोग देखा है एक बार उसको फिर से कर देता हूँ मैं। ये सारा जो टॉपिक मतलब हम लोगों ने कवर किया है, ये जो बोर्ड का पीडीएफ नोट्स वगैरह है ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे इसको स्कैन करना है फ़ोन से। स्कैन करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, यहाँ पे मिल जाएगा तुमको जो मैंने बोर्ड पे पीडीएफ बनाया है वो पीडीएफ एज इट इज यहाँ मिल जाएगा। साथ ही ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पे भी मिल जाएगा, और इसके अलावा हम लोग उसका जो चैप्टर का सॉल्यूशन वगैरह है वो भी उसमें अपलोड करने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग इसमें आगे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारा चीज़ में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सारा कुछ के लिए आपको ये व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है लिंक है, और ये साथ में टेलीग्राम ग्रुप है, तो इस पे ज्वाइन कर सकते हो। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।